एपिसोड की शुरुआत होती है जब शू यान, याओ और लिन की बातें सुन रही होती है। याओ कहती है कि उनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, उसके डिजाइन्स भी अच्छे नहीं हैं और शू यान की सेविंग्स के सारे पैसे भी बेकार जा रहे हैं। लिन उसे समझाती है कि टेंशन छोड़कर सिर्फ डिजाइन्स पर ध्यान देना चाहिए। फिर शू यान कई इन्वेस्टर से मिलती है और उन्हें अपना आइडिया समझाती है, लेकिन किसी से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एक इन्वेस्टर के साथ शू यान ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। घर लौटते वक्त वो लड़खड़ा रही होती है। हाओमिंग दूर से उसे देख रहा होता है। वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन शू यान खुद को संभाल लेती है और बिना देखे आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद लिन हाओमिंग के पास आती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने शू यान की जिंदगी पहले ही बर्बाद कर दी है। हाओमिंग कहता है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, पर वो मानती ही नहीं। लिन कहती है, शू यान ने गलती की थी, लेकिन तुमने उससे झूठ बोला और अब वो अकेले ही सब संभालेगी। उसे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। ये कहकर लिन वहां से चली जाती है। अगले दिन शू यान एक और इन्वेस्टर से मिलने जाती है और वही लियांग भी मौजूद होता है। वो शू यान के पास आकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शू यान कहती है, मुझे एक इन्वेस्टर चाहिए। लियांग हैरान होकर कहता है, मतलब जो अफवाहें चल रही है वो सच है? शू यान सिर हिला देती है। लियांग उसके आइडिया को ध्यान से सुनता है, कुछ सलाहें देता है और कहता है, इसमें कई गलतियां हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें ठीक कर लो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शू यान पूछती है, क्या तुम इन्वेस्ट करोगे? लियांग मुस्कुराकर कहता है, अभी नहीं, लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो फोटोग्राफर है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है और वो फ्री भी है। शू यान मुस्कुराती है और दोनों एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। उधर हाओमिंग अपने सेक्रेटरी के साथ होता है। सेक्रेटरी कहता है, सर, आपने रिमोट एरिया वाले प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। हाओमिंग कहता है, फिर भी मुझे साइडलाइन कर दिया गया है। सेक्रेटरी बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। रूस के रियल एस्टेट टाइकून मिस्टर बाराक्लिन जल्द ही चीन आ रहे हैं। अगर आप उन्हें इम्प्रेस कर लें तो हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और आप इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस एक्सपैंड कर पाएंगे। लेकिन एक और कंपनी है स्टीव की, जो पहले से ही रूस में है और मिस्टर बाराक्लिन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हाओमिंग कहता है, मैं स्टीव से पहले मिस्टर बाराक्लिन से डील करूंगा। सेक्रेटरी कहता है, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए आपको एक फैमिली मैन बनना पड़ेगा, क्योंकि वो फैमिली लव और रिलेशनशिप को बहुत मानते हैं। फिर सीन मॉस्को का दिखाया जाता है, जहां मिस्टर बाराक्लिन और स्टीव साथ बैठे होते हैं। मिस्टर बाराक्लिन कहते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए चीन जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी चीनी है और वही मैं तुम्हारा आइडिया भी सुन लूंगा। स्टीव कहता है, मैं आपको चीन घुमाऊंगा। मिस्टर बाराक्लिन मना कर देते हैं और कहते हैं, हमने पहले से ही सब प्लान कर लिया है। दूसरी तरफ शू यान और लियांग एक फोटो शूट कर रहे होते हैं। शूट बहुत अच्छा चल रहा होता है। लियांग शू यान के थोड़ा करीब आने की कोशिश करता है और हाओमिंग के बारे में भी इशारे में बातें करता है। शू यान उसकी बातों को समझती है, लेकिन इग्नोर कर देती है और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती है। उधर हाओमिंग शू यान को कॉल करता है, क्योंकि उसे अब उसकी मदद चाहिए थी। शू यान कॉल इग्नोर कर देती है। फिर हाओमिंग उसे मैसेज करता है कि उसे जरूरी मदद चाहिए। शू यान लिन से कहती है, हाओमिंग को कुछ जरूरी बात करनी है। लिन पूछती है, क्या तुम उसके पास जाओगी? शू यान कहती है, देखते हैं, अगर सच में कुछ जरूरी हुआ तो। फिर शू यान हाओमिंग से मिलने जाती है। हाओमिंग उसे मिस्टर बाराक्लिन और उनकी पत्नी के बारे में बताता है, मुझे इस डील के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हमें उनके सामने एक परफेक्ट और लविंग कपल की एक्टिंग करनी होगी। शू यान पूछती है, इसमें मेरा क्या फायदा होगा? हाओमिंग कहता है, ये डील 1 बिलियन की है, तुम जितना चाहो ले सकती हो। शू यान कहती है, मुझे 1 मिलियन चाहिए। हाओमिंग कहता है, 1 मिलियन से क्या होगा? मैं तुम्हारे बिजनेस में 10 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा। शू यान मना कर देती है और कहती है, मुझे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बस मेरी फीस चाहिए, 1 मिलियन। हाओमिंग मान जाता है। अगले सीन में दोनों बारबी और केन की तरह कपल ड्रेसअप में उस रिजॉर्ट पहुंचते हैं जहां मिस्टर बाराक्लिन ठहरे हुए थे। उनके सामने दोनों एक रोमांटिक और परफेक्ट कपल की तरह एक्टिंग करते हैं। मिस्टर बाराक्लिन की पत्नी कहती है, दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं, पर मुझे तो एडवर्ड और बेला ज्यादा पसंद है। फिर दोनों अगले दिन एडवर्ड और बेला की तरह तैयार होकर आते हैं और वो सीन बहुत ही फनी होता है। असल में ये सब उनका प्लान होता है। असली में दोनों नॉर्मल कपल की तरह उसी फ्लोर पर अलग अलग रूम लेते हैं। हाओमिंग रोमांटिक केक और ड्रिंक्स ऑर्डर करता है, लेकिन जानबूझकर रूम नंबर मिस्टर बाराक्लिन का लिखवा देता है। जब वेटर केक लेकर जाता है, मिस्टर बाराक्लिन कहते हैं, हमने ये ऑर्डर नहीं किया, लेकिन उनकी पत्नी को केक पसंद आ जाता है तो वो रख लेते हैं। तभी शू यान और हाओमिंग दरवाजे पर पहुंचते हैं और कहते हैं, वो केक हमने ऑर्डर किया था। लेकिन तब तक मिस्टर बाराक्लिन की पत्नी केक खा चुकी होती है। शू यान मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड ने ये ऑर्डर किया था। हाओमिंग तुरंत कहता है, आज रिजॉर्ट में एक शो है, मैं शू यान को वहां लेकर जाऊंगा। मिस्टर बाराक्लिन कहते हैं,
हमने तुम्हारा केक खाया है, तो तुम दोनों हमारे साथ शो पर ड्रिंक के लिए चलो। दोनों मान जाते हैं। रात को दोनों तैयार होकर शो में पहुंचते हैं। मिस्टर बाराक्लिन और उनकी पत्नी भी वहां होते हैं। सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी शो का होस्ट स्टेज पर किसी कपल को बुलाता है। मिस्टर बाराक्लिन और उनकी पत्नी स्टेज पर जाते हैं और वहां एक कपल सिंक गेम होता है। स्टीव भी वही बैठा सब देख रहा होता है। हाओमिंग कहता है, हमें भी ट्राई करना चाहिए। शू यान मना करती है। हाओमिंग देखता है कि कुछ लड़के शू यान को घूर रहे हैं, तो वो अपना कोट उसे दे देता है, लेकिन शू यान नहीं लेती। हाओमिंग कहता है, हमें सबके सामने कपल की एक्टिंग करनी है। शू यान कहती है, एक मैच्योर कपल ये सब पब्लिक में नहीं करते। हाओमिंग अचानक पूछता है, तुम मुझसे तलाक क्यों ले रही हो? शू यान कहती है, क्योंकि तुमने झूठ बोला। मुझे तुमसे प्यार था, वो मेरा पास था, पर तुमने मेरा इस्तेमाल किया। हाओमिंग कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मानती नहीं। तुम हर जगह इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही हो। शू यान पलटकर कहती है, किसने कहा कि मेरे पास इन्वेस्टर नहीं है? हाओमिंग पूछता है, कौन है वो? तभी मिस्टर बाराक्लिन स्टेज पर बुलाते हैं और दोनों वहां चले जाते हैं। वहां एक गेम होता है जिसमें दोनों को एक साथ सिर घुमाना होता है और जो गलती करे वो अपने पार्टनर पर पानी फेंक सकता है। पहले हाओमिंग शू यान पर पानी डाल देता है। शू यान गुस्से में बार बार हाओमिंग के चेहरे पर पानी फेंकने लगती है, जैसे वो अपना सारा गुस्सा निकाल रही हो। फिर अगला गेम शुरू होता है। इस बार हाओमिंग को गेस करना होता है कि शू यान कौन सा वर्ड इमिटेट कर रही है। दोनों का सिंक अच्छा चलता है, लेकिन आखिरी वर्ड आता है बैंडेड। शू यान को याद आता है जब हाओमिंग ने पहली बार उसे बैंडेड दिया था। वो अपने हाथ की तरफ इशारा करती है और हाओमिंग तुरंत कहता है, बैंडेड। दोनों की आंखों में वही पुरानी यादें लौट आती है और वे एक दूसरे को चुपचाप देखते रह जाते हैं। शू यान और हाओमिंग स्टेज से वापस आकर मिस्टर और मिसेस बाराक्लिन के साथ बैठते हैं। वो दोनों शू यान और हाओमिंग की खूब तारीफ करते हैं। हाओमिंग कहता है कि कल रिसोर्ट के बाहर एक लोकल एग्जीबिशन होने वाला है, अगर वो दोनों चाहें तो उनके साथ चल सकते हैं। मिस्टर बाराक्लिन मुस्कुराते हुए मान जाते हैं। फिर मिसेस बाराक्लिन अपनी लव स्टोरी सुनाने लगती है। वो बताती है कि कैसे वो रूस के एक स्टोर में काम करती थी और मिस्टर बाराक्लिन वहां आए थे। उन्होंने टूटी फूटी चीनी भाषा में उन्हें अपने प्यार का इजहार किया था। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, क्योंकि सबको वो कहानी बहुत प्यारी लगती है। उधर स्टीव अपने बॉस को फोन करता है और कहता है कि हाओमिंग और शू यान मिस्टर बाराक्लिन के बहुत करीब आते जा रहे हैं। उसका बॉस कहता है कि उनके तलाक की अफवाहों का इस्तेमाल करो और दोनों को अलग कर दो। रात को बालकनी में शू यान हाओमिंग से पूछती है कि जब वो मिस्टर बाराक्लिन से ऑफिशियली मीटिंग कर सकता है, तो ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हाओमिंग गहरी सांस लेकर कहता है कि उसके पिता उसे चेन के जंग के बाद से ट्रस्ट नहीं करते। उसने अपनी जवानी में बहुत सी गलतियां की थी। अब वो जिंडा की मदद के बिना खुद कुछ बनना चाहता है और अपने खुद के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। शू यान पूछती है कि उसके और चेन की माँ के बीच क्या हुआ था। हाओमिंग धीरे धीरे बताने लगता है, ब्रेकअप के 2 महीने बाद मुझे पता चला कि यू प्रेग्नेंट है। फ्लैशबैक में यू हाओमिंग से मिलने आती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हाओमिंग हैरान होकर कहता है, लेकिन हमारा ब्रेकअप हुए 2 महीने हो चुके हैं। यू कहती है, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ नहीं थी और अब मैं अबॉर्शन नहीं करा सकती। डॉक्टर ने कहा है कि अगर मैंने अबॉर्शन करवाया तो मैं फिर कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी, इसलिए मैं बच्चे को जन्म दूंगी। मैं बस तुम्हें बताने आई थी, तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। मैं अपने पापा को भी नहीं बताऊंगी। हाओमिंग सब सुनकर हैरान रह जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान वो उसके साथ ही था। उसने डीएनए टेस्ट भी करवाया था और रिजल्ट मैच हुआ था, लेकिन बाद में जब यू अपने दोस्तों के साथ डाइविंग ट्रिप पर गई तो उसका एक्सीडेंट हो गया। हाओमिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चेन को लेकर घर लौट आया। उसके माता पिता ने बात को छिपाने के लिए झूठ बोला और कहानी वहीं से शुरू हुई। शू यान कहती है कि उसके पापा उसका बुरा नहीं चाहते, तो उसे भी अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। हाओमिंग हल्के से मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही हो? शू यान कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब सोने जा रही हूँ। शू यान बेडरूम में चली जाती है और हाओमिंग सोफे पर लेट जाता है। वो पूछता है, वो जो तुम्हारा इन्वेस्टर है वो कौन है? शू यान कहती है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। हाओमिंग चुप रहता है, लेकिन उसके मन में सवाल घूमते रहते हैं कि आखिर शू यान की मदद कौन कर रहा है। अगली सुबह स्टीव एक पेड़ पर चढ़कर उनके कमरे में झांकने की कोशिश करता है। उस वक्त शू यान और हाओमिंग किसी बात पर बहस कर रहे थे। स्टीव वो सब अपने फोन में रिकॉर्ड करता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उधर हाओमिंग और शू यान मिस्टर और मिसेस बाराक्लिन के साथ एग्जीबिशन में होते हैं। सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ एक मिरर बूथ और ट्रेडिशनल मेकअप सेट रखा होता है। हाओमिंग मुस्कुराकर कहता है, ये कपल्स के लिए है, ताकि हस्बैंड अपनी वाइफ को तैयार कर सके। वो शू यान की आईब्रो ड्रॉ करता है और शू यान उसे बिना कुछ कहे देखती रहती है।
मिसेस बराकलिन को ये बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर बराकलिन कहते हैं कि उन्हें ये सब नहीं आता, तो शू यान उनकी मदद कर देती है और उनकी वाइफ की आईब्रो बनाती है। मिसेस बराकलिन शू यान से उसके काम के बारे में पूछती है। शू यान बताती है कि उसका एक नया क्लोथिंग ब्रांड है। वो उन्हें अपने कुछ डिजाइन्स दिखाती है और कहती है कि वो उन्हें एक ड्रेस गिफ्ट करना चाहती है। मिसेस बराकलिन हाओमिंग के बारे में पूछती है। शू यान कहती है वो रियल एस्टेट में है, जिंडा कंपनी में काम करते हैं। मिसेस बराकलिन कहती है मेरे हस्बैंड भी इसी फील्ड में है, आप दोनों का तो बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा। शू यान हंसकर कहती है हम लोग वेकेशन पर काम की बातें नहीं करते। उधर स्टीव शू यान और हाओमिंग के कमरे में घुसने की कोशिश करता है। जैसे ही रूम सर्विस आती है वो जल्दी से अंदर चला जाता है और तस्वीरें लेने लगता है। तभी हाओमिंग और शू यान वहां पहुंच जाते हैं। स्टीव क्लोसेट में छिप जाता है। शू यान कहती है कि वो मिसेस बराकलिन को गिफ्ट देने जा रही है और पूछती है कि हाओमिंग कब मिस्टर बराकलिन से बात करेगा। उसी वक्त कमरे से कोई आवाज आती है। हाओमिंग को शक होता है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। बात करते हुए धीरे धीरे क्लोसेट खोलता है और समझ जाता है कि अंदर कोई है। वो शू यान को बाहर ले जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है। वो कहता है अंदर कोई छिपा है, शायद कोई मेरी डील बिगाड़ने आया है, और जो भी है वो जख्मी भी है। कुछ देर बाद सब फिर साथ बैठते हैं। स्टीव वहां आता है, उसके पैर में चोट लगी होती है। वो मिस्टर बराकलिन के सामने कहता है कि हाओमिंग जिंडा कंपनी का हायर है और ये कंपनी अभी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। मिस्टर बराकलिन थोड़े हैरान हो जाते हैं। स्टीव जानबूझकर कहता है हाओमिंग और शू यान तो तलाक ले रहे हैं ना। शू यान तुरंत जवाब देती है ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। स्टीव कहता है मेरे पास प्रूफ है। वो मिस्टर बराकलिन को उनके कमरे की फोटोज दिखाता है जिसमें उनका सामान अलग अलग रखा था और हाओमिंग सोफे पर सो रहा था। हाओमिंग मुस्कुराकर कहता है कल रात हमारा थोड़ा झगड़ा हुआ था, इसलिए मैं बाहर सो गया। कपल्स में ऐसे छोटे झगड़े तो नॉर्मल है। स्टीव कहता है तो फिर मैं अभी आपका रूम देखना चाहता हूँ। सब साथ में उनके कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। मिस्टर और मिसेस बराकलिन इम्प्रेस हो जाते हैं। हाओमिंग कहता है मैंने शू यान के लिए सरप्राइज रखा था, लेकिन स्टीव ने सब बिगाड़ दिया। स्टीव फिर वीडियो दिखाता है जिसमें वो झगड़ा रिकॉर्ड किया था। हाओमिंग हंसकर कहता है मैं फोन पर बात कर रहा था और शू यान योगा कर रही थी। मिस्टर और मिसेस बराकलिन स्टीव से कहते हैं कि वो उन्हें गलत समझना बंद करे। स्टीव मजबूर होकर माफी मांगता है और कहता है कि आज के डिनर के लिए वो सबको इनवाइट करता है। डिनर में स्टीव शू यान से अकेले में बात करता है। वो कहता है मुझे पता है कि तुम हाओमिंग से डिवोर्स लेने वाली हो, तुम्हें इन्वेस्टर चाहिए, मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, लेकिन अगर हाओमिंग को ये डील मिल गई तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सारा लॉस तुम्हारा होगा। शू यान चुप रह जाती है और सोच में पड़ जाती है। डिनर के दौरान स्टीव पूछता है शू यान तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ है, तुम तो मैरिड हो ना। शू यान को समझ नहीं आता क्या बोले। तभी हाओमिंग बोलता है वो रिंग मेरे पास है, हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए हमने कुछ समय अलग रहने का फैसला किया था, लेकिन अब हम फिर साथ हैं, मैं उसे हर वक्त मिस करता हूँ। शू यान उसकी बातें सुनती है। उसे लगता है हाओमिंग सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने दिल की बात कह रहा था। हाओमिंग नीचे घुटनों पर झुककर शू यान को रिंग पहनाता है। शू यान भी रिंग पहन लेती है। स्टीव झुरलाकर कहता है अब तो इन्हें किस करना चाहिए। शू यान और हाओमिंग एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों किस करते हैं। मिस्टर और मिसेस बराकलिन खुश होकर ताली बजाते हैं। सबके जाने के बाद हाओमिंग और शू यान स्टीव को अच्छे से समझा देते हैं और बेचारे की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे ट्रॉली में लिटाकर कमरे तक ले जाना पड़ता है। अगले दिन मिस्टर और मिसेस बराकलिन रूस वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मिस्टर बराकलिन कहते हैं 3 दिन से तुम मेरे साथ हो और तुमने एक बार भी बिजनेस की बात नहीं की, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। हाओमिंग कहता है मैं चाहता हूं कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जिंडा कंपनी को कंसिडर करें। मिस्टर बराकलिन मुस्कुराकर कहते हैं मैं तैयार हूं और जब भी तुम रूस आओगे मैं तुम्हें खुद डिनर पर बुलाऊंगा। हाओमिंग मुस्कुराता है। उसी वक्त शू यान को एक अर्जेंट कॉल आती है। वो बात खत्म कर हाओमिंग के पास लौटती है। हाओमिंग कहता है हमारा काम हो गया। शू यान पूछती है तो क्या अब हम घर वापस जा सकते हैं। हाओमिंग मुस्कुराकर कहता है हाँ, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर दूंगा। शू यान और हाओमिंग साथ में कार से रिसोर्ट से वापस लौट रहे होते हैं। शू यान बताती है कि लाइन ने उसके बिजनेस में निवेश किया है। हाओमिंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है अगर तुम्हें फंड की जरूरत थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, लाइन से मदद क्यों ली और तुम उससे मिली कैसे। शू यान बोलती है वो मेरा पर्सनल मैटर है और हाँ, मैंने झूठ बोला था कि मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। हाओमिंग गुस्से में पूछता है तुमने और कितने झूठ बोले हैं। शू यान जवाब देती है शायद हमेशा से ही झूठ बोले हैं, जब हम पहली बार ऑफिस में मिले थे तब भी मैंने बेहोश होने का ड्रामा किया था। हाओमिंग बोलता है हाँ, और तब मैंने जो बैंडेज दिया था वो मेरा नहीं था,
मेरा सेक्रेटरी लेकर आया था और तुम्हारी दादी के बारे में जो आर्टिकल लिखा था उसमें भी बहुत सी गलतियां थी। क्षु यान ताना मारते हुए बोलती है, हाँ वैसे भी तुम पुराने हो, तुम्हारे चश्मे का स्टाइल भी पुराना है। हाओमिंग गुस्से में कहता है, और जो ड्रेस तुम्हें पसंद थी वो भी बहुत घटिया थी, तुम्हारा कुकिंग भी बहुत बुरा है, लेकिन मुझे हमेशा अच्छा बोलना पड़ता था। क्षु यान बोलती है, और जो ज्वेलरी तुमने मुझे गिफ्ट दी थी वो भी बहुत खराब थी, मैंने कभी ठीक से देखी भी नहीं। हाओमिंग कहता है, वो गिफ्ट्स मैंने नहीं, मेरे सेक्रेटरी ने चुने थे। अब क्षु यान और ज्यादा गुस्से में आ जाती है, सारे लड़कों की पसंद एक जैसी होती है और सब खराब होती है। हाओमिंग बोलता है, तो कितने लड़कों ने तुम्हें गिफ्ट दिए, कितने एक्स थे तुम्हारे? क्षु यान कहती है, तुम खुद गिन लो। हाओमिंग गुस्से में बोलता है, तुमने तो कहा था मैं तुम्हारा वन एंड ओनली बॉयफ्रेंड हूँ। क्षु यान बोलती है, हाँ मेरे साथ 0 जोड़ दो, मतलब 10। हाओमिंग गुस्से में कार का ब्रेक मार देता है। अब दोनों का गुस्सा पूरी तरह बाहर आ चुका था। क्षु यान कार से उतरकर बोलती है, 8 तारीख को हमारा डिवोर्स पेपर साइन होगा, तुम आ जाना। अगले सीन में क्षु यान, लिन याओ और ग्वान साथ में पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उनके 10 के फॉलोअर्स पूरे हो गए थे और नया इन्वेस्टर भी मिल गया था। दूसरी तरफ हाओमिंग अपने बेटे चेन से बात करता है। वो पूछता है, तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं? चेन बोलता है, पहले क्षु यान मेरी पढ़ाई में मदद करती थी, अब कोई नहीं करता, आपको उसे माफी मांगकर घर वापस लाना चाहिए। हाओमिंग कहता है, वो बिजनेस के काम में बिजी है इसलिए नहीं आती। चेन बोलता है, मुझे पता है आपने ही क्षु यान के साथ कुछ किया है, लेकिन अगर आप सच में उससे प्यार करते हैं तो अगर वो आपको 100 बार रिजेक्ट करे, आपको 100 बार सॉरी बोलना चाहिए। हाओमिंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो बाहर निकलता है और चेन की बातों को याद करते हुए क्षु यान को टेक्स्ट करता है। वो लिखता है कि मिस्टर बैरक्लिन का मैसेज आया है, उनका डील हो जाएगा, तो मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ। क्षु यान जवाब देती है, मैं अभी बिजी हूँ। हाओमिंग बोलता है, ठीक है मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। क्षु यान थैंक्स बोलकर बात खत्म कर देती है। हाओमिंग कुछ और कह नहीं पाता। अब क्षु यान को अपना नया ऑफिस मिल गया होता है। वो अपनी ग्रैंडमा को वीडियो कॉल पर ऑफिस दिखाती है। ग्रैंडमा लिन से भी बात करती है। दोनों बहनों को साथ देखकर बहुत खुश होती है। वो क्षु यान को उसके नए चैप्टर के लिए शुभकामनाएं देती है। ग्वान और याओ का भी अब खुद का केबिन होता है और वो सब बहुत खुश है। सीन बदलता है। ताओ एक बॉक्सिंग क्लब में आता है जहाँ ट्रेनर उससे पूछता है, क्या तुम्हें बॉक्सिंग सीखनी है? ताओ जवाब देता है, हाँ। उधर हाओमिंग के पास उसका सेक्रेटरी आता है और मीटिंग की डेट्स बताने लगता है। जब भी सेक्रेटरी 8 बोलता है, हाओमिंग को इरिटेशन होने लगती है। वो उसे कहता है, कभी भी मेरे सामने 8 मत बोलना। क्षु यान के ऑफिस में लाइंग आता है और सब मिलकर काम करते हैं। दूसरी ओर मिस्टर शेन की सेक्रेटरी आती है और बताती है कि उनके नए बिल्डिंग प्रोजेक्ट की सारी जमीन उन्होंने खरीद ली है, बस एक प्लॉट बीच में बचा है जो किसी और ने खरीद लिया है। मिस्टर शेन पूछते हैं, उस ओनर का नाम क्या है? सेक्रेटरी बोलती है, हाओमिंग। मिस्टर शेन हैरान रह जाते हैं। अब हम देखते हैं मिस्टर शेन और हाओमिंग को एक साथ। मिस्टर शेन पूछते हैं, वो प्लॉट तुमने क्यों लिया था? हाओमिंग बोलता है, मैंने 10 साल पहले अपने दोस्तों से पैसे लेकर वो खरीदा था। तब वहाँ रेलवे बनने वाली थी और मुझे पता था कि अगर वहाँ रेलवे ट्रैक आएगा तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। मिस्टर शेन उसकी बातों से सहमत होते हैं और गर्व महसूस करते हैं। वो कहते हैं, जो भी तुम्हें उस प्लॉट के बदले चाहिए वो मिल जाएगा। हाओमिंग बोलता है, मैं वो प्लॉट जिंदा को दे दूंगा। मुझे पता है पापा मेरे लिए बुरा नहीं सोचेंगे। मैंने पहले गलतियां की है, उनका ट्रस्ट तोड़ा है, लेकिन अब मैं फिर से उनका भरोसा जीतना चाहता हूँ। मिस्टर शेन मुस्कुराते हैं, जब से तुम रिसोर्ट से लौटे हो बहुत बदल गए हो। हाओमिंग को क्षु यान की बातें याद आती है। मिस्टर शेन कहते हैं, अगर तुमने मिस्टर बैरक्लिन और जिंदा का डील फाइनल कर दिया तो तुम्हें बोर्ड में जगह मिलेगी और इंटरनेशनल बिजनेस एक्सटेंशन की जिम्मेदारी भी तुम्हें दी जाएगी। हाओमिंग मुस्कुरा देता है। क्षु यान और लिन अब अपनी कंपनी के लिए नए एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहे होते हैं। उन्हें 3 नए लोग मिल जाते हैं। क्षु यान हाओमिंग को कॉल करके याद दिलाती है कि डिवोर्स डेट आ चुकी है, लेकिन हाओमिंग कहता है, मैं रूस में हूँ, मीटिंग के लिए आया हूँ, बिजी हूँ। क्षु यान बोलती है, हमारा डिवोर्स डेट निकल जाएगा। हाओमिंग जवाब देता है, मुझे बिजनेस ट्रिप के बाद इंग्लैंड और इजिप्ट भी जाना है, और कॉल काट देता है। फिर सीन कट होता है। हाओमिंग एक पार्क में होता है जहाँ हर देश के फेमस मॉन्यूमेंट्स के मॉडल बने होते हैं। वो नए कपड़े पहनकर फोटो क्लिक करता है और अपने सेक्रेटरी को बोलता है, इनको एडिट करो ताकि मैं पोस्ट कर सकूं। डिवोर्स की तारीख करीब आने पर क्षु यान को शक होता है। वो सेक्रेटरी को कॉल करके पूछती है, हाओमिंग कहाँ है? सेक्रेटरी बोलता है, वो मॉस्को में है। क्षु यान कहती है, पर उसने तो मुझसे अलेक्जेंड्रिया बोला था। सेक्रेटरी गड़बड़ा जाता है, हाँ वही, मैं भूल गया था। क्षु यान कहती है, मॉस्को रूस में है और अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में। हाओमिंग एक साथ 2 जगह कैसे हो सकता है?
सेक्रेटरी कंफ्यूज हो जाता है। फिर सीन बदलता है। हाओमिंग अपने घर से निकलने वाला होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, क्षु यान वहां खड़ी होती है। हाओमिंग चौंक कर बोलता है, मेरा प्लान थोड़ा बदल गया। क्षु यान ठंडे लहजे में कहती है, अच्छा हुआ, आज डिवोर्स का दिन आ ही गया। हाओमिंग बोलता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। क्षु यान कहती है, ठीक है, मैं भी चलती हूँ। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर बोलता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाओमिंग कहता है, मेरे दिल में कुछ महसूस हो रहा है। क्षु यान बोलती है, गिल्ट होगा। हाओमिंग उसे देखकर चुप हो जाता है। वो बोलता है, मुझे शक है, इसलिए मैं फुल बॉडी टेस्ट कराऊंगा। क्षु यान बोलती है, बाद में भी करा सकते हो। पर हाओमिंग नहीं मानता और एक के बाद एक लैब में जाता रहता है। क्षु यान थककर बोलती है, तुम पिछले 1.5 घंटे से बाथरूम में हो, अब 4:30 बज गए हैं, 5:30 पर सिविल ऑफिस बंद हो जाएगा। हाओमिंग बोलता है, मेरे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, डिवोर्स या हेल्थ? क्षु यान बस उसे घूर कर देखती है। अगले सीन में दोनों सिविल ऑफिस में होते हैं, लेकिन वहां उन्हें बताया जाता है कि उनका टाइम निकल गया है, इसलिए अब उन्हें दोबारा फाइल करनी होगी और फिर से 1 महीने का कूलिंग पीरियड रहना होगा। हाओमिंग खुश हो जाता है, पर क्षु यान गुस्से में वहां से चली जाती है। हाओमिंग मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसने डिवोर्स को टाल दिया था। अगले सीन में क्षु यान और लाइंग को देखा जाता है। लाइंग उसे कहता है कि मीटिंग की जगह म्यूजियम चलना है। वो बताता है कि ये म्यूजियम उसके फ्रेंड का है, इसलिए वो जब चाहे आ सकता है। ये एक फिल्म म्यूजियम होता है। लाइंग बताता है, मैं अपनी माँ के साथ बहुत फिल्में देखा करता था, मुझे फिल्म स्टडी करनी थी, पर पापा नहीं माने, फिर भी मुझे फिल्मों से बहुत प्यार है। क्षु यान वहाँ सब देखने लगती है। वो एक स्कूटर देखती है जो किसी फेमस मूवी में यूज हुआ था और उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। लाइंग भी उसके साथ आकर सेल्फी लेने की कोशिश करता है, पर क्षु यान साइड हो जाती है। लाइंग खुद ही अपनी फोटो लेने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। वो बताती है कि लाइंग ने उसे भी यहाँ बुलाया था। लाइंग जल्दी से उसे साइड पर ले जाकर बोलता है, तुम अभी यहाँ से चली जाओ, मैं बाद में मिलूंगा। वो लड़की मान जाती है और चली जाती है। क्षु यान मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम्हें लड़कियों की मदद करना बहुत पसंद है ना? लाइंग हंस देता है। आखिरी सीन में हाओमिंग बार में अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ फैंग आती है। वो बोलती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्षु यान तो लाइंग के साथ घूम रही है, पर मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा लॉयल रही हूँ। फैंग बहुत ड्रंक होती है। हाओमिंग उसे नजरअंदाज करता है, पर गुस्से में फैंग उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। हाओमिंग बस उसे देखता रहता है। फैंग मुस्कुराकर बोलती है, अब तुमने मुझे देख तो लिया, और यही एपिसोड खत्म होता है।